नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक के बीच में होने वाला जो स्टेक एक्सचेंज है, इसके ऊपर काफी बड़ी रिपोर्ट आई है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ये अवेयर कराना चाहता हूँ कि इंडसइंड बैंक को लेकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इस बैंक में इन्वेस्टेड है तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले इंडसइंड बैंक को लेके एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि बैंक के द्वारा बैंक के अंदर ही जो एक तरह का ट्रेडिंग परफॉर्म किया गया था, जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हुआ था, जहां कंपनी को काफी ज्यादा बड़ा लॉस हुआ है। 2300 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट वाइप आउट हो गया, जिसके अंदर कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं एक तरह का ऑप्शंस की तरह गेम खेला था, जहां पे उन्होंने करेंसीज के ऊपर पैसे लगाए थे। अगस्त के आसपास की ये रिपोर्ट थी, जो कि आरबीआई को ये बात पता थी। अब आरबीआई ने इस चीज का खुलासा किया, तब जाके इंडसइंड बैंक के अंदर 20% का लोअर सर्किट हमें 11 मार्च के दिन देखने मिला, जहां शेयर प्राइस 900 रुपए से टूट के 650 रुपए तक आ गया। इस समय शेयर प्राइस 670 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस बैंक के बारे में बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में एक न्यूज बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक पूरा तरीके से एक्वायर कर सकती है इंडसइंड बैंक को, जबकि ये न्यूज काफी ज्यादा गलत है। यहाँ पे सिर्फ स्टेक ये है कि एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई को एक अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भेजा था, जहां पे बैंक्स या बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है कभी भी किसी अदर बैंक के स्टेक को ओन करना चाहती है, स्टेक्स को खरीदना चाहती है, और अगर वो स्टेक की वैल्यू उस बैंक के 5% इक्विटी से ज्यादा होती है तो उसे सेंट्रल बैंक की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, मतलब आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। यहां आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को यह अप्रूवल दे दिया है कि वो 9.5% तक का स्टेक एक्वायर कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में। और इंडसइंड बैंक के जो प्रमोटर्स है उन्हें भी आरबीआई ने पिछले साल ये अप्रूवल दिया था कि 26% तक आप भी अपने बैंक का जो स्टेक है वो ले सकते हैं, मतलब एज अ इंडिविजुअल, और बैंक भी अपने शेयर को खरीदता है। तो ये चीज मार्केट में गलत तरीके से इंटरप्रिटेट की जा रही है, जिसके वजह से शेयर प्राइस में आज जो इंडसइंड बैंक है उसके 2.5% की तेजी दिखी। हालांकि बहुत ही जल्दी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस चीज को क्लियर कर दिया गया। आरबीआई की तरफ से भी इसके बारे में न्यूज आ गया और एचडीएफसी बैंक ने भी इस बात को कहा कि हमारे पास ऑलरेडी 3 से 4% का स्टेक है इंडसइंड बैंक का। हम इसके अंदर एक अच्छी वैल्यूएशन देख रहे हैं। काफी ज्यादा इसमें जो डाउनसाइड आया है इस बैंक के स्टेक में, हम इसलिए इसमें अपनी स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हम स्टेक बढ़ा के 9.5% तक लेके जाएंगे। यहाँ पे एमके ग्लोबल एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज और क्रेडिट एजेंसी है, जिसने इतने अच्छे वैल्यूएशन डाउन होने के बाद भी इंडसइंड बैंक से अपने जो स्टेक है उसे एग्जिट करने को कहा है, जिसके वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज भी बाहर आई। और ऐसे टाइम पे ही एचडीएफसी बैंक ने इसके अंदर अपना एक्विजिशन बढ़ाने को कहा। तो ये सब चीजें मार्केट में पॉसिबिलिटीज को देखते हुए इस तरह के बड़े बड़ी फर्म इसमें काम करते रहती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता है, इसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक के लिए परेशानियां यही खत्म नहीं हो रही है। 2 हफ्ते पहले भी इनके ऊपर सीजीएसटी काउंसिल का एक बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया गया, जो कि जीएसटी पेनल्टी है 30 करोड़ 38 लाख रुपए का। ये पेनल्टी अमाउंट इनके ऊपर इसलिए लगाया गया है कि इन्होंने अपने जो इनकम सोर्स है, जो अदर इनकम सोर्स होते हैं, उसके जो होने वाले बेनिफिट्स है उसे ठीक से क्लियर नहीं किया है। हालांकि इंडसइंड बैंक की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने कहा है कि हम इस चीज को लेके बड़े ट्रिब्यूनल में जाके इसका अपील जरूर करेंगे और ये केस आगे काफी दिनों तक चलेगा। ये सब चीजें दिखा रही हैं कि इस समय इंडसइंड बैंक का जो वैल्यूएशन है, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, जहां पे इंडसइंड बैंक और यस बैंक को दोनों को ही मैंने कंपेयर किया है, क्योंकि दोनों का मार्केट कैप एक बराबर है। दोनों के अंदर जो ये स्कैम तरह का प्रॉब्लम निकला वो भी एक जैसा ही है। दोनों ने ही अपने जो इक्विटीज है उसको खराब करने की भी यहाँ कोशिश की है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको काफी ज्यादा डिटेलिंग्स उसके अंदर मिलेगी। आप वहां पे ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये एचडीएफसी बैंक अगर पूरी तरीके से इंडसइंड बैंक को एक्वायर ही कर रही होती तो ये वो यस बैंक के साथ भी कर चुके होते, क्योंकि यस बैंक की जो वैल्यूएशन है वो भी एक तरीके से काफी ज्यादा डाउनसाइड आई है। बस दिक्कत ये है कि उसकी इक्विटीज इतनी ज्यादा है मार्केट में, यस बैंक के ऊपर जो डेब्ट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। एनपीए जो कि काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, और जो बैंक के प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूअस ऊपर जा रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक अगर चाहती भी तो वैसे भी एक टेक फर्म की तरह, क्योंकि यस बैंक के अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड है, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, और सबसे बड़ी बात एचडीएफसी के कंपैरिजन में कोई एक अच्छा टेक इंटरफेस लेकर के अगर आता है तो यस बैंक का काफी ज्यादा इसमें नाम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर एक्विजिशन की ही बात आती
तो एचडीएफसी बैंक के लिए यस बैंक को एक्वायर करना काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने ऐसा नहीं किया, उसके पास भी उसकी 2-3% की इक्विटी है। यहाँ पे मेन जो फर्म बन के आई थी वो एसबीआई बन के आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन के आई यस बैंक के लिए। तो ये चीजें एक इन्वेस्टर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि कभी भी मार्केट में आने वाली जो पहली खबर होती है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, उस पर काफी ज्यादा ध्यान से रिसर्च करके फिर उस पर एक्ट किया जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इतने सारे नेगेटिव न्यूज के बीच में एचडीएफसी ने इंडसइंड बैंक को लेके ये पॉजिटिव कहा है कि जो पिछले 3 क्वार्टर का इनका रिजल्ट आया था, जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, वहां एचडीएफसी ने भी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए और इंडसइंड ने भी पोस्ट किया। दोनों ही बैंकों का लोन ग्रोथ काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है और जो डिपॉजिट अमाउंट है, जो क्लाइंट्स के पैसे होते हैं, वो भी बैंक में काफी अच्छी तरीके से बढ़े हैं, जिसकी वजह से लोन बुक बढ़ पाया। लेकिन बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा जो इनसाइड ट्रेडिंग की गई, जिसके अंदर बैंक को 2300 करोड़ तक का लॉस हुआ, ये चीजें काफी ज्यादा बैंक के क्रेडिबिलिटी पे और उसके एक तरह के परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ती है, जिसके वजह से आने वाले फोर्थ क्वार्टर में जो इनका बैलेंस शीट आएगा, जो नया इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट होगा, वहां पे ये इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो आज के दिन में जो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जहां अगर पीएसयू बैंक में हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक इसके अंदर 3.5 से 4% तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि बैंक का यहाँ पे बैलेंस शीट क्वार्टर 3 का जो अर्निंग्स है वो और जो आने वाला क्वार्टर 4 का अर्निंग ग्रोथ है, इसको लेके काफी अच्छे एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पे कुल मिला के जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है और देश की इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से बैंकिंग फाइनेंस काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक है, खास करके पीएसयू बैंक है, जिनमें री रेटिंग के चांसेस दोबारा बन रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट फर्म के हिसाब से और पीएसयू बैंक्स के हिसाब से दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस के, क्योंकि देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल की स्थिति ही देश की इकोनॉमी का एक मिरर होता है, वही एक आईना होता है जो दिखाता है कि देश में क्या चल रहा है, डिमांड सही है कि नहीं, सप्लाई चेन सही है कि नहीं। तो दोस्तों ये तो था एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को लेके स्टेक का जो इशू था, इसे हमने क्लियर किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट हो तो उसे आप जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।